हेलो दोस्तों, नटशेल में स्वागत है। आज हम ट्रांस अटलांटिक स्लेवरी को डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी कुछ न्यूज़ में चल रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। हाल ही में यूएन ने इस पे एक रेजोल्यूशन भी पास किया है, तो एक बार देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। देखिए, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन को पास किया है जिसमें कि ट्रांस अटलांटिक स्लेवरी को ग्रेवेस्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहा गया है और इसमें रिपेरेशंस की भी मांग की गई है। देखिए, इसमें यूएस और इसराइल ने इसको ओपनली अपोज किया है, जबकि यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम ने एब्सटेन किया है वोटिंग से। मतलब कि एक साइलेंट अपोजिशन इसमें अपना दिखाया है। नेदरलैंड सिर्फ ओनली कंट्री रहा है यूरोप की जिसने कि एक फॉर्मल अपॉलॉजी इशू करी है, और ये एक लीगली नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है। देखिए, लीगली नॉन बाइंडिंग का मतलब है कि कंपेल नहीं किया जा सकता इसको फॉलो करने के लिए, मगर ऑब्वियसली पॉलिटिकल वेट कैरी करता है और एक तरह का इंटरनेशनल नॉर्म सेट करता है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर मैं लीगली बाइंडिंग रेजोल्यूशन की बात करूं तो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली इसको नहीं कर सकती। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अंडर चैप्टर 7 आर्टिकल 25, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ही पावर है कि वो इस तरह का रेजोल्यूशन जो कि लीगली बाउंडिंग है उसको पास कर सकती है। अब देखिए, ये जो रेजोल्यूशन है ये घाना द्वारा प्रेजेंट किया गया है। आप मैप पे दे सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री है वेस्टर्न अफ्रीका का, इसका कैपिटल अकरा है और यहाँ पर इसके प्रेसिडेंट है जॉन द्रमानी महामा, जिनको के आर्किटेक्ट कहा जाता है इस रेजोल्यूशन का। इन्हीं के द्वारा ये रेजोल्यूशन लाया गया था। अब देखिए, एक बार समझ लेते हैं कि आखिर ये ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड होता क्या है। देखिए, 16 से 19 सेंचुरी के बीच एक सिस्टम चला था। ये फोर्सफुल माइग्रेशन सिस्टम था जो कि यूरोपियन पावर्स द्वारा किया गया था। इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बोल सकते हैं आप। ऐसा माना जाता है कि करीब 12.5 मिलियन पीपल इसकी वजह से फोर्सफुली माइग्रेट हुए थे। यहाँ पर ब्लैक अफ्रीकन पीपल्स को इंस्लेव करके प्लांटेशन, जो कॉलोनीज होती जहाँ पर प्लांटेशन किया जाता था यूरोपियंस द्वारा, वहां पर काम कराया जाता था। ये सब होता था एक तरह के सिस्टम से जिसको कि अटलांटिक स्लेव ट्रेड ट्रायंगल भी कहा जाता है, और इसी के थ्रू ये पूरा सिस्टम कंप्लीट होता था। देखिए, कहाँ से ये आता है, किस तरह से डेवलप हुआ, किस तरह से वजूद में आया। तो देखिए, रेनाइसेंस का जो टाइम था, यानी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और रिलीजियस और कल्चरल एडवांसमेंट का जो टाइम था यूरोप में, इस टाइम पे जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज थी ना, ये काफ़ी एडवांस कर गई थी। आपको चीप शिप्स मिल रहे थे जो कि बहुत रिलायबल थे, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस पर जा सकते थे। अब इसी की वजह से हमको 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस की वॉयज देखने को मिलती है जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका की खोज की थी, और इसी वजह से 15th सेंचुरी को एज ऑफ एक्सप्लोरेशन भी कहा जाता है। और हमको जानते हैं 1498 में करीब इससे 6-7 साल बाद वास्को डिगामा कैलिकट के पोर्ट पे आएंगे। और देखो, इस टाइम पे मैं थोड़ा सा अगर यूरोप का एक कल्चरल लैंडस्केप बताऊं तो यहाँ पर स्लेवरी बहुत कॉमन थी। अब देखिए, स्लेवरी ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में एक कॉमन चीज़ रही है लंबे समय तक। अब तो अबॉलिश हो गई है, लेकिन कॉमन रही है। देखिए, यहाँ पर रोमन एम्पायर के टाइम से ये चली आ रही थी। पर यहाँ पर क्या था कि जो वॉर्स में हार जाने वाले जो वॉर प्रिजनर्स होते थे उनके ऊपर इसको लागू किया जाता था, यानी कि उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता था, या फिर किसी तरह का क्रिमिनल पनिशमेंट देना होता था तो उन लोगों को इस तरह से ट्रीट किया जाता था। अब यहाँ पर पोर्चुगीज वो पहली पावर थी जिन्होंने अफ्रीकन कोस्ट को एक्सप्लोर करना शुरू किया था ट्रेड के पर्पसेस से, और 16th सेंचुरी तक ये अपना ट्रेड स्लेव्स में स्टार्ट कर चुके थे। यहाँ पर ये भी अटलांटिक स्लेव ट्रेड ट्रायंगल का उपयोग करना सीख चुके थे और इसी के थ्रू ये पूरा ट्रेड पूरा किया जाता था। 18th सेंचुरी में मेजर यूरोपियन पावर्स यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस और नेदरलैंड इसमें इन्वॉल्व हो गए थे। अब देखिए, स्लेव ट्रेड से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर ये यूरोपियन पावर्स जो थी ये अपने प्रोडक्ट्स को बेचते थे और इसके बदले में पैसों के बजाय वो स्लेव्स को ले लिया करते थे, और इस सिस्टम के थ्रू यानी कि अटलांटिक स्लेव ट्रेड ट्रायंगल के थ्रू ये वेल्थ क्रिएशन किया करते थे। अब देखिए, हम समझते हैं कि ये ऐसा करते कैसे थे। देखो, अगर मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ और वहां पर मेजर पावर्स की बात कर रहा हूँ तो मेजरली मैं 5 पावर्स की बात कर रहा हूँ, 5 कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। इनमें स्पेन आ जाता है, पोर्चुगल आ जाता है, ब्रिटेन आ जाता है, नेदरलैंड आ जाता है और फ्रांस आ जाता है। ठीक है, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन में मोस्ट ऑफ द ये जो कंट्रीज थी ये अफ्रीका में आ चुके थे और यहाँ पर ट्रेड स्टार्ट कर दिया था। इनके जो प्रोडक्ट्स ये मोस्टली देते थे या बेचते थे यहाँ पर, उनमें मेटलर्जिकल चीजें आ जाती हैं, टेक्सटाइल आ जाते हैं, गन्स वगैरह आ जाती हैं, और इसके बदले में इनको क्या मिलता था, इसके बदले में मिलते थे इनको स्लेव्स। अब इन स्लेव्स को ये थ्रू द अटलांटिक
ट्रैवल करवाकर नॉर्थ अमेरिका और कैरेबियन में जो इनकी कॉलोनीज थी वहां लेके जाया करते थे। ये जो आपको छोटे छोटे येलो आइलैंड्स दिख रहे हैं यही कैरेबियन आइलैंड्स कहलाती हैं और बाकी नॉर्थ अमेरिका आपको क्लियरली दिख रहा है। देखिए यहाँ पर इनकी प्लांटेशंस होती थी या बेच भी देते थे कई बार, जिनकी ऑलरेडी प्लांटेशंस थी या खुद की प्लांटेशंस में भी वर्क करवाया करते थे। अब यहाँ पर कई सारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और कई सारे रॉ मटेरियल्स इनको मिलते थे, जैसे कि किस तरह के प्रोडक्ट, जैसे कि कॉटन हुआ, कॉफी हुआ, शुगर वगैरह हुई, इस तरह के प्रोडक्ट्स इनको मिलते थे। देखिए ये रॉ मटेरियल की तरह भी इस्तेमाल होते हैं और ये फिनिश प्रोडक्ट की तरह भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इनमें कई सारी चीजें हैं और इन सारी चीजों को ये पैकअप करके और वापस यूरोप में लेकर जाते थे और यहाँ पर यूरोप में इसको बेचा करते थे, जिससे कि बहुत बड़े पैमाने पे इनको फायदा होता था। अब देखिए यहाँ पर एक चीज कॉमन है कि प्रोडक्ट्स का एक्यूमुलेशन और वेल्थ का क्रिएशन दोनों ही यूरोप में हो रहा है, जबकि बाकी के जो दो कॉन्टिनेंट्स है वहां पर सिर्फ उनको एज ए प्रोडक्शन सेंटर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, और इसी ट्राइलेटरल सिस्टम को जो है ट्राइंगुलर सिस्टम कहा जाता था या अटलांटिक स्लेव ट्रेड ट्राइंगल भी कहा जाता था, जिसमें कि 3 कॉन्टिनेंट यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका इन्वॉल्व है। और अटलांटिक क्यों बोला जाता था ये आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर अटलांटिक ओशन के थ्रू ही ये पूरा ट्रांजिट किया जाता था। अब इसके मेन कॉजेस क्या थे? देखो, चीप लेबर की बहुत डिमांड थी। यहाँ जितने भी आपके प्लांटेशन वर्कर्स थे इनको चीप लेबर की हमेशा डिमांड रहती थी। दूसरी चीज थी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बहुत एडवांस हो गई थी, आराम से कोई भी शिप खरीद के ये सिस्टम शुरू कर सकता था। तीसरी चीज थी इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता था इस तरह के ट्रेड से, क्योंकि आप मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पे कर सकते थे और प्रॉफिट इसमें बढ़ जाता है। आपको वर्कर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट मतलब भर भर के मिल जाते थे बहुत सारे, और उसके बाद आराम से आप उनसे मतलब टन्स में प्रोडक्शन करवा सकते हो, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट होता था। लास्टली अफ्रीकन पार्टिसिपेशन। देखो ये जो अफ्रीकन लोग ब्लैक पीपल होते थे इनको स्लेव की तरह कौन बेचता था? दूसरे अफ्रीकन पीपल। तो जो अमीर अफ्रीकन होते थे या जो वहाँ के किंग्स होते थे या लोकल लैंडलॉर्ड्स होते थे वही इन लोगों को बेचते थे, और मतलब उनके लिए बहुत अच्छी बात थी कि भाई पैसा नहीं देना पड़ रहा, हमको सिर्फ लोग को देना पड़ रहा है। अब देखिए सोचने वाली बात है कि भाई काम ही तो दे रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, वहां पर काम करेंगे और वापस आ जाएंगे। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये है कि इनह्यूमन कंडीशंस होती थी पूरी। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि आपकी जो ये पूरा सिस्टम है जिसमें कि वर्कर्स को वहां ले जाया जा रहा है, इसमें जैसे ही आपकी वॉयज शुरू होती थी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, यानी कि आपकी जो भी ये पूरी जो आप अटलांटिक ओशन को पूरा क्रॉस करके जा रहे होगे यूनाइटेड स्टेट्स में, सॉरी अमेरिका में जा रहे हो और जो कैरेबियन आइलैंड्स में जा रहे हो, तो यहाँ तक की वॉयज ही अपने आप में बहुत खतरनाक होती थी और इसको एक अलग नाम भी दिया गया है, इसको मिडिल पैसेज कहा जाता था। यहीं से आपकी दुर्गति शुरू हो जाती थी, यानी कि इन वर्कर्स की 6 वीक से लेके 3 मंथ्स तक का टाइम लगता था इसको पूरा करने में, और छोटे छोटे कमरों में भर भर के वर्कर्स को पैक किया जाता था। मतलब कि सांस लेने की भी मुश्किल से जगह मिलती थी। 10 से 20% का मोर्टेलिटी रेट था, यानी कि आप 100 वर्कर्स लेकर चले हो तो हार्डली आपको 60 या 70 ही जिंदा मिलेंगे। स्टिल ये हाईली बेनिफिशियल एक धंधा था। देखिए यहाँ पर कैरेबियन आइलैंड्स बिल्कुल क्लियरली दिख रहे हैं। ये कैरेबियन आइलैंड्स जैसे क्यूबा, जमैका, डोमिनिक रिपब्लिक, पोर्टो रिको, ट्रिनिडाद टोबैगो। ठीक है, यहाँ पर कुछ मेजर सिटीज है जहाँ पर इनको ले जाया जाता था, जैसे कि मैंने कुछ मार्क की हैं। किंगस्टन हो गया, डोमिनिक रिपब्लिक में हवाना हो गया, और ब्रिज टाउन हो गया ट्रिनिडाद और टोबैगो में। ठीक है, यहाँ पर इनको लाया जाता था। फैमिली कंडीशंस की तो बात मत कीजिए, फैमिली से बिल्कुल अलग कर दिया जाता था आपको। शुगर, टोबैको और कॉफी प्लांटेशन में नॉर्मली काम करते थे, मगर शिपयार्ड या डोमेस्टिक सर्विस में भी यूज किया जा सकता था आपको। कंडीशन ऑफ वर्क ऐसी थी कि अगर आपने काम ठीक से नहीं किया तो नौकरी से कोई नहीं निकालेगा, बल्कि यहाँ फिजिकल अब्यूज आपको झेलना पड़ेगा। और हो सकता है, और देखिए ज्यादा से ज्यादा 5 से 9 साल ही कोई वर्कर अपनी सर्विस दे पाता था। इसके बाद वो मोस्टली मतलब या तो मर जाता था या बिल्कुल इन्फर्म हो जाता था। लेकिन कोई भी चीज हमेशा नहीं चलती, तो यहाँ पर भी ये चीज हमेशा नहीं चली, लंबे समय तक तो चली, लेकिन फाइनली अपराइजिंग इसके अगेंस्ट भी हुई। और शुरुआत यहाँ से होती है, दिख रहा है मैप पे, ये भी कैरिबियन आइलैंड्स का ही मैप है। डोमिनिक रिपब्लिक में एक छोटा सा शहर था जिसको सेंटो डोमिंगो कहा जाता था। यहाँ पर सबसे पहले अपराइजिंग 1791 में देखने को मिलती है, जहाँ 22 अगस्त को ब्लैक स्लेव्स ने क्रॉप्स को जला दिया और कई सारे प्लांटेशन वर्कर्स को भी मारा। और फाइनली 1804 में 13 साल की लंबी लड़ाई के बाद सेंटो डोमिंगो का नाम चेंज करके हयाती किया, और
वो पहला फर्स्ट इंडिपेंडेंट ब्लैक रिपब्लिक आउटसाइड अफ्रीका बना और यहाँ पर स्लेवरी को अबॉलिश किया गया। अब और एंटायर वर्ल्ड की बात करूं तो देखिए यहाँ पर 19th सेंचुरी से ही फॉल ऑफ ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड शुरू हो गया था। यहाँ पर क्या था, पहले तो ब्रिटिश पार्लियामेंट बहुत ज्यादा इसको सपोर्ट करती थी, मतलब लेकिन 19th सेंचुरी की शुरुआत से ही इस ट्रेड सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए मांग उठने लगी। फाइनली 1807 में स्लेव ट्रेड अबॉलिशन एक्ट आता है ब्रिटेन के अंदर, जिसको रॉयल असेंट भी मिल जाती है। और इसी के साथ साथ दूसरे इंपॉर्टेंट मेजर कंट्रीज में जैसे कि फ्रांस हुआ, पोर्चुगल हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स हुआ, यहाँ पर भी इस तरह का स्लेव ट्रेड अबॉलिशन एक्ट आपके आ जाते हैं। मगर देखिए यहाँ पर स्लेव ट्रेड अबॉलिश हुआ है, स्लेवरी अबॉलिश नहीं हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पर इलीगली तौर पे भी आपका स्लेव ट्रेड चालू ही है, वो चलता आ रहा है। अब 1832 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक चेंज आता है कि वहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट आता है, मतलब कि नंबर ऑफ मेंबर जो थे पार्लियामेंट के वो थोड़े बढ़ गए थे और इसमें वो मेंबर्स की संख्या बढ़ जाती है जो कि स्लेवरी को अबॉलिश करना चाहते थे। फाइनली 1833 में एक्ट आता है जिसे स्लेवरी अबॉलिशन एक्ट ऑफ 1833 कहते हैं ब्रिटेन में, और इसी एक्ट से स्लेवरी को आउटराइटली ब्रिटिश एम्पायर से बैन कर दिया जाता है। अब एक सवाल और उठता है सबके मन में कि आखिर यूएस, इजराइल और यूरोप इसको क्यों अपोज कर रहे हैं, ये तो एक बुरी बात है, तो इसका अपोज क्यों कर रहे हैं। तो देखिए इनके भी अपने कुछ रीजंस हैं, तो इनके रीजंस भी मैंने बताए यहाँ पर कि जैसे कि इनका कहना है सबसे पहले तो कि एक लीगल प्रेसिडेंट और रिपरेशन। देखिए इनका ये कहना है कि जिस टाइम पे ये इनजस्टिस हुई उस टाइम पे इंटरनेशनली ये कोई क्राइम नहीं था, इसलिए आज के रिजीम को उस रिजीम की बुरे कामों के लिए पनिश या फिर जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी चीज बोलते हैं हायरार्की ऑफ क्राइम्स, यानी कि इनका कहना है कि ऐसे कई क्राइम्स हैं जो कि इससे ज्यादा ग्रेव हैं, तो सिर्फ एक ही तरह की हिस्टोरिकल इनजस्टिस को ग्रेव बोल देने पे उन चीजों को नजरअंदाज किया जाएगा। तीसरी चीज है टारगेटिंग ऑफ हिस्टोरिकल रॉन्ग्स, मतलब यहाँ पर इनका कहना है कि आप स्पेसिफिकली यूरोप को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हो एक टारगेटेड हिस्टोरिकल रॉन्ग के लिए, जबकि ऐसी कई चीजें हैं हिस्ट्री में जो कि रॉन्ग रही हैं, तो उन सबको एक साथ देखा जाना चाहिए। चौथी बात ये कह रहे हैं फियर ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, यानी कि देखिए अगर इसमें देखिए मैंने कहा ना रिपेरेशन यानी कंपनसेशन की भी डिमांड की गई है। हालांकि ये नॉन बाइंडिंग है तो देना बाइंडिंग नहीं होता, देने के लिए बाध्य नहीं है कोई भी यूरोपियन कंट्री। स्टिल इनका ये कहना है कि अगर इसको बाध्य कर दिया गया, यानी कि इसको अगर लाइबिलिटी डाल दी गई, तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा यूरोपियन कंट्रीज को इस तरह के रिपेरेशन देने के लिए, और उस रॉन्ग के लिए जो कि उन्होंने कभी किया ही नहीं, जो एक पास्ट रिजिम ने किया था अंडर लीगल फ्रेमवर्क। लास्ट आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसर्न, मतलब ये कैसे समझा जाएगा कि किस अफ्रीकन स्टेट में कितना लॉस हुआ और उसको कितना रिपेरेशन मिलना चाहिए, तो ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो ये सारे कंसर्न्स हैं यूएस, इजराइल और यूरोप की तरफ से। फाइनली जाते जाते एक सवाल है कि इंडिया में आखिर स्लेवरी कब अबॉलिश हुई। यहाँ पर आप एक्ट का नाम भी लिख सकते हैं चाहे तो कमेंट में, तो मुझे ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, तो फिर किसी दिन किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।